जीवन था वही समाज और देश को समर्पित था, लेकिन भगवान और माँ भगवती कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे कुल खानदान को चुनती है जिनका इस संसार में आना ही समाज और देश के लिए होता है। ये सन 1301 ईस्वी की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह उसमें काम आ गए थे, पद्मिनी जी का जौहर हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। आज भी आप चित्तौड़ फोर्ट में जाएंगे तो तलहटी में आपको बहुत सी मस्जिदें बनी हुई मिलेगी। उन मस्जिदों का निर्माण उसी समय हुआ था, और तब करीब करीब ये तय हो गया था, क्योंकि मेवाड़ ही वो जगह थी जिसको हिंदुआ सूरी कहा जाता था और जो बाकी देश को, बाकी प्रदेश को प्रेरित करता था अपने धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर टिके रहने के लिए। जब मेवाड़ का पतन हो गया तो ये माना जा रहा था कि अब ये खिजराबाद पूरे भारत को इस्लामिस्तान में तब्दील कर ही देगा। रावल शाखा खत्म हो गई, मेवाड़ का पतन हो गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर कोई औरत और बच्चा भी मिलता है तो इस पूरे वंश और बीज का ही नाश कर दो, क्योंकि ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। लेकिन वो जो घेरा था तुर्कों का, उस घेरे को तोड़ करके सिसोदा, जो कि राजसमंद में एक जागीरी गांव पड़ता है और जो कि मेवाड़ के जो रावल थे उनके काका और चाचाओं में ब्रदर्स थे, वहां के गढ़ महाराणा के एक ब्रदर निकल करके घेरा तोड़ के बाहर जाने में कामयाब हो गए थे। कहानी लंबी हो जाएगी, संक्षिप्त कर देता हूं मैं। हमीर एक बालक थे जो कि इसी गढ़ महाराणा सिसोदा वंश के कोई राजकुमार थे जो शिकार खेलने के लिए जंगलों में गए थे, और वहां उन्होंने किसी जंगली शुअर को तीर मारा और वो शुअर जाकर के मक्के के खेत में घुस गया। पीछे जो महाराणा के लोग थे वो शुअर को लेने के लिए गए, लेकिन मक्का का खेत बहुत घना था और एक 13-14 साल की कन्या सामने आके खड़ी हो गई, आप जाओगे तो मेरा पूरा मक्का खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारा शिकार अंदर है और गढ़ महाराणा शिकार कर रहे हैं, उनके भाई शिकार पे हैं। उन्होंने कहा मैं शुअर ला के देती हूँ। तो घायल शुअर को अपने पीठ पे ला करके पटके के ले जाओ तुम्हारा शुअर। गढ़ महाराणा ने कहा कि अगर ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो जो पुत्र होगा वो कैसा होगा। वो चदाना राजपूतों की एक बेटी थी। चदाना राजपूत ओबीसी में आते हैं, शायद एक ही राजपूत ऐसी जाती है जो ओबीसी में कैटेगराइज है, खेतीखड़ राजपूत कहा जाता है उनको। तो उनके पास गए और कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उनका साहब आप तो महाराणा हो, मैं खेतीखड़ राजपूत हूँ, आप सोच लो। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो सोच लिया। तो वो शादी वहाँ पर संपन्न हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों बाद महल में बात करके, क्योंकि सामान्य राजपूत की बेटी से उन्होंने विवाह किया था, तो बातचीत करके फिर इस कन्या को मैं विधिवत अपने घर पे वधू बना के ले जाऊंगा। इसी बीच में अलाउद्दीन का आक्रमण हो गया, मेवाड़ का पतन हो गया और उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब जो एक राजकुमार घेरा तोड़ के बाहर निकले थे, उन्होंने अपने बेटे पोतों के साथ जो कुछ घोड़े बचे थे, कुछ लोग बचे थे, संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत नाकाफी था। तो वो बड़े उदास हो गए। एक बुजुर्ग राजपूत ने आके कहा कि साहब आपके ब्रदर एक बार शिकार पे गए थे और एक 13-14 साल की कन्या से उन्होंने विवाह किया था। हमें बाद में खबर मिली कि उस कन्या के कोई पुत्र हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई खैर खबर ले नहीं पाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने कहा पता करो। पता किया तो पता चला कि वो लड़का भी 8-10-12 साल का हो गया है। उन्होंने उसको बुलाया। उस लड़के का नाम था हमीर, वनवासी था, जंगलों में रहता था। तो उन्होंने हमीर को बुलाया, कहा कि बाकी सब तो ठीक है बेटा, हम चित्तौड़ तो अभी जीत नहीं पाएंगे, अपने पास ताकत नहीं, लेकिन एक मुंजा बालेचा नाम का डाकू है, वो दावे बोलता है, बहुत परेशान करता है। अगर तू वाकई में मेरे वंश खानदान का बच्चा है तो मुंजा का माथा लेके आ। हमीर ने पता किया, मुंजा बालेचा किसी विवाह में आया हुआ था, वीर बहादुर थे हमीर। हमीर के बारे में कहा जाता है कि वो अजानु बाहु थे, उनके जो हाथ थे वो घुटनों से भी लंबे थे। बड़े वीर महाराणा हुए हैं महाराणा हमीर, पहले महाराणा थे वो। चित्तौड़ में उससे पहले रावल हुआ करते थे। मुंजा बालेचा का डाकू का सिर लेकर के आए और उन्होंने उस डाकू के खून से ही उनका तिलक कर दिया हमीर का, और कहा कि आज के बाद तू ही चित्तौड़ वापस लेगा, तू ही चित्तौड़ का राजा है। उनके दोनों बेटे जो थे महाराणा के, वो नाराज होकर दक्षिण भारत चले गए, उन्हीं के वंशज शिवाजी हुए। खैर, लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त भी जोड़ी कि बेटा चित्तौड़ का गढ़ तुझे दिख रहा है, ये अगर तूने वापस ले लिया जब, तो हम सब पूर्वजों का तुझे मिलेगा आशीर्वाद, और ये वापस नहीं लिया और ये राज तिलक करके अगर आमोद प्रमोद में डूब गया तो तेरे शरीर पे कोट हो जाएगा। अब अमीर के पास ताकत ही नहीं अलाउद्दीन से लड़ने की, तो 12-15 साल के बाद उसके शरीर पर थोड़ा थोड़ा कोट होना शुरू हो गया। अमीर ग्लानि में डूब गया। तब काशी में जाके कटार खाने का प्रचलन था, आत्महत्या ऐसे नहीं की जाती थी नदी में कूद के। तो वो मरने के लिए वहाँ चले और काशी के लिए वो पैदल यात्रा पे निकल गए। रास्ते में गुजरात में एक कोई गांव था, वहाँ पर वो रात्रि विश्राम किए हुए थे। किसी ने कहा कोई एक माता जी हैं, वो चिरजा पाठ भजन कर रही है। कहा मरने तो जा ही रहे हैं, भगवान के नाम लेंगे।
जाके पीछे की पंक्ति में बैठ गए। उन माता जी का नाम था बरवड़ी जी। वो तो माता जी आए इस काम के लिए थे, दुनिया में भगवती का अवतार थे। उन्होंने एक आदमी को भेजा, पीछे जो ये लड़का बैठा है लंबा सा, इसको आगे बुलाओ। आगे उसको प्रथम पंक्ति में लाके बैठाया। थोड़ी देर वो भजन सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसको संबोधित किया कि काशी जा रहा है ना कटार खाने। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। फिर उन्होंने माता जी ने हाथ फेरा तो वो जहाँ जहाँ कोट था अमीर का सारा कोट ठीक हो गया। उनके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कहा तू केलवाड़ा प्रोजाव, गुजराती में कहा उन्होंने, केलवाड़ा राजसमंद में एक जगह है, केलवाड़ा प्रोजाव, तेरे को राज वापस मिलेगा, तेरा चित्तौड़। तो चित्तौड़ का महाराणा बनने के लिए पैदा हुआ है। कहा माता जी कुछ नहीं है, 5-15 आदमी बचे हैं, 3 घोड़े बचे हैं, कैसे जीतूंगा चित्तौड़। तो माता जी के बेटे थे बारू जी, उनका घोड़े की सौदागरी का काम था। 500 घोड़े दिए, बारू जी को साथ भेजा कि ये 500 घोड़े तो ले जा, पीछे से 1000 घोड़े की खेप और भेज रही है। तेरे दुश्मन के घर से तेरे लिए एक रिश्ता आएगा, उसके लिए मना मत करना, बस वही तुझे चित्तौड़ वापस दिलाएगा। बारू जी 500 घोड़े लेकर के आए। अमीर की ताकत बढ़ गई, कुछ धन संग्रह उसने इकट्ठा किया, फौज इकट्ठा की और धावे बोल बोल के उसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खां को दे दिया था, उसी के नाम पर उसका नाम खिजराबाद किया था। खिजर खां को किसी ने कहा कि तेरे को तो बाप ने यहाँ भेज दिया, उधर पीछे तेरे भाई राजा बन जाएंगे। मुसलमानों में तो होता ही था, तुर्कों मुगलों में भाई भाई को मार के राज लेता था। खिजर खां परेशान हो गया, इसके मैं तो चित्तौड़ में अटक जाऊंगा, यहाँ ये अमीर आसपास घेरा बना रखा है, व्यापार कारोबार होता नहीं है, कुछ रेवेन्यू मिलता नहीं है, मारा कुटी और करो, आदमियों को और मराओ। उसने जैसे तैसे योजना बना के सोनगरा चौहान जो जालौर के थे मालदेव, उनको ये रियासत दिलवा दी, जब आप जालौर भी संभालो और आप चित्तौड़ भी संभालो। अब जब अमीर की ताकत बढ़ गई तो मालदेव के जो उनके जो सिपह सालार सेनापति थे, उन्होंने समझाया कि साहब ये अमीर कुछ आपको धंधे पानी करने देता नहीं है, ना तो आप जालौर की जागीरी ठीक से संभाल पा रहे हो, ना चित्तौड़ का कोई रेवेन्यू कलेक्ट हो पा रहा है, ना कोई भी भील बैठे हैं, व्यापार होने देते नहीं है, फसल ये अमीर जला देता है। ये छपनिया है, 56 गाँव का एक इलाका है, इसमें पठार है, कुछ नहीं उगता है। आपके भाई साहब यहाँ लायक हो गए हैं, इस अमीर को पढ़ना दो और छपनिया दे दो, कब तक दुश्मनी करेंगे। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, भेजो नारियल। रिश्ता भेजा, बारू जी पास ही बैठे थे, रिश्ता आया। जब अमीर ने तो नानूपुर की, यार आप मेरे बाप की जागीर लेके बैठे हो, मैं आपके यहाँ तोरण कैसे बांधूंगा। बारू जी ने कहा कि माता जी ने कहा था रिश्ता मंजूर कर लो। हाँ भर ली बारात, लेकिन सोनगरों ने पहले तय किया, चौहानों ने, कि साहब शादी हम चित्तौड़ में नहीं करेंगे। अंदर घुस गए ये सिसोदिया, तो बाहर नहीं निकलेंगे वापस किले की, शादी तो हमारे जालौर में करेंगे, चौरी वहीं मंडेगी। शादी वादी के बाद औरतें कैसी होती ये भी देखना आप उस वक्त की। अब जैसे ही बारात का प्रस्थान होने लगा, उससे पहले एक रात्रि को उनकी पत्नी से मालदेव का मिलन हुआ, माफ कीजिएगा अमीर का मिलन हुआ। बहुत समझदार औरत थी, अमीर व्याकुल थे। कहा मैं व्याकुलता समझती हूँ, चित्तौड़ लेना है ना आपको। क्या लेना तो चित्तौड़ ही है, आज तेरे बाप से ही लेना है। कहते मेहता मोजीराम है, मेरे बाप के वहाँ सारा मैनेजमेंट का काम देखते हैं, उनको दहेज में मांग लेना सुबह, फिर मैं बताऊँगी चित्तौड़ कैसे मिलेगा आपको। सुबह बारात की रवानगी हो रही थी कि साहब आपने छपनिया दे दिया, मैं तो राजपूत हूँ, तलवार चलाने के अलावा कुछ आता नहीं है, मेरी जागीरी संभालेगा कौन। ये मेहता मोजीराम जी मुझे दे दो, ले जाओ मेहता मोजीराम जी। क्या बात करी आपने। मेहता जी अब जैसे मेरे वफादार थे वैसे जमैसा के वफादार रहना। मेहता मोजीराम जी चले गए। जैसे ही बारात का प्रस्थान हुआ, मेहता मोजीराम जी ने कहा यहीं रुक जाओ, आप डेरे डाल दो और शिकार का बहाना करके आप यहीं रुक जाओ, फौज को मेरे साथ लेकर के आप चित्तौड़ भेजो। मेहता मोजीराम चित्तौड़ के किले में तनख्वाह बांटने जाते थे। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते थे तुरंत गेट खोलते थे, तनख्वाह आ गई, मेहता जी आ गए। मेहता जी फौज लेके गए अमीर की, गेट खटखटाया, कौन के मैं मेहता मोजीराम। गेट खोल दिए, अमीर ने दावा बोला और चित्तौड़ वापस जीत दिया। 1325 ईस्वी सन के आसपास की बात है। बारू जी को बाद में अमीर ने अपना पोड़पात बनाया। अमीर के बगल में बारू जी की कुर्सी लगती थी, थोड़ी नीचे, उनको पोड़पात बनाया, करोड़ पसाव दिया। बारू जी के बाद केसा जी, जसा जी हुए जो हल्दीघाटी युद्ध में काम आए, उन्हीं के वंशज, उन्हीं हमीर के जो बारू जी, जो कि एक तरह से उनके प्रधान सेनापति थे, उन्हीं बारू जी की 23वीं पीढ़ी में कृष्ण सिंह जी और केसरी सिंह जी हुए हैं। तो एक ऐसा परिवार जिसमें पहले बारू जी हुए, उसके बाद केसा जी हुए, जसा जी हुए, नरू जी हुए। औरंगजेब के आक्रमण का समय था जब राज सिंह राजा थे, वहाँ पे नरू जी पोड़पात थे। जब देवारी के आसपास डेरा डाला औरंगजेब की फौज ने और वहाँ से राज सिंह जी जा रहे थे, तो लोगों ने कहा साहब आप तो पोड़पात हो, नेक लिए बिना पोड़ छोड़ते नहीं, वहाँ चले जाओगे क्या। कि तो आज भी नहीं जाऊँगा। फिर वहीं लड़े वहीं मरे। आज भी उनके वहाँ पे क्षत्रिय कहते हैं कि धड़ कटने के बाद भी नरू जी लड़ते रहे। तो ये ऐसा वंश है
जिस वंश ने देश धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, पुनर्प्रतिष्ठा के लिए पीढ़ियों से अपनी कुर्बानियां दी। और इसीलिए ये पूरा बारट परिवार और पूरे माणिक भवन के, हम क्षत्रिय चारण राजपूत नहीं बल्कि पूरी 36 कौम ऋणी है। उस वक्त अगर मेवाड़ का पतन हो जाता तो जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि वो खिजराबाद पूरे भारत में फैल जाता और पूरा इस्लामिस्तान हो जाता। तब देश धर्म और न्याय की रक्षा की, पुनर्स्थापना कराई, और उन्हीं के वंशजों ने आगे जाकर के और किस तरह से हल्दीघाटी के युद्ध में शहादत पाई। फिर नरोजी लड़े राज सिंह के समय में, और इसके बाद केसी सिंह जी बारट साहब का जो क्रांति कर्म है, उनके जैसा क्रांति सृष्टा और क्रांति दृष्टा तो दूसरा मुझे लगता है भारत में हुआ ही नहीं। अब मैं मेरे मूल विषय पर आता हूँ। 21 नवंबर आज ही के दिन 1872 में केसी सिंह जी बारट साहब का जन्म हुआ। जन्म की एक माह बाद ही उनकी माता बख्तावर कंवर स्वर्गवासी हो गई। तो आप देखिए किस तरह से सृष्टि और प्रकृति पालती है, और किस तरह से वो अपने जो वसुधा रत्नों को भेजती है, कैसे उनके लालन पोषण का इंतजाम करती है। 11 साल के बाद बारट साहब की दादी श्रृंगार कंवर जी के स्तनों से दूध का प्रवाह हो गया, और उन्होंने फिर केसरी सिंह जी को दूध पिलाया, उनको पाल पोस कर बड़ा किया। 6 साल की उम्र में उनके पिताजी कृष्ण सिंह जी, जो खुद भी बहुत बड़े उत्पट विद्वान थे, महाराणा फतेह सिंह के दरबार में उनके सलाहकार थे। पहले शाहपुरा में रहे, वो बाद में जोधपुर में जसवंत सिंह जी के पास रहे, बड़े नामी विद्वान हुए। उन्होंने अपने समय में 1000 पृष्ठों का एक सच्चा इतिहास लिखा तत्कालीन राजस्थान का, और जब वसीयत वो करके गए तो ये अलग से 5000 रुपये का प्रावधान करके गए कि मेरे मरने के बाद ये सच्चा इतिहास है राजस्थान का और तत्कालीन हिंदुस्तान का, वो प्रकाशित होना चाहिए। वो प्रकाशित भी हुआ है बाद में अपूर्व इतिहास के नाम से। 6 साल की उम्र में उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई। जब 8 साल के हो गए तो वो पढ़ने के लिए उदयपुर चले गए। बनारस के गोपीनाथ शास्त्री जी से उन्होंने धर्म, कर्म, ज्योतिष, खगोल, वैदिक शिक्षा सबकी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और 8, 10, 12 साल के होते होते अमरकोश जैसे ग्रंथ को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। बहुत मेधावी थे। तब तक करीब करीब 1 दर्जन भाषाएं जब तक वो युवा हुए तब तक सीख चुके थे। उनको प्राकृत पर भी उनका अधिकार था। पाली आती थी, संस्कृत आती थी, गुजराती उनको आती थी, मराठी उनको आती थी, और वेदांग, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र सबका उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया। यहाँ से उनकी जो आगे जो उनका जीवन यात्रा चलती है उसके 2-3 पार्ट है। पहला पार्ट उनका निकला जब कुछ दिनों की शिक्षा दीक्षा के बाद उदयपुर महाराणा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तब फतेह सिंह महाराणा थे, और जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था माइल्स, उसके हस्तक्षेप से वो बहुत परेशान थे। उनको पता चला कि कृष्ण सिंह जी के बेटे केसरी सिंह जी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़ा होनहार बच्चा है, उसके विचार व्यवहार बहुत उत्तम है। तो उन्होंने अपने पास बुलाया, और उनको पहला टास्क जो मिला था वो मिला था कि कर्नल माइल्स की जो ये दखलंदाजी है डेली रूटीन के शासन में, उससे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे एक योग्य प्रधानमंत्री ला करके दो। तब बारट साहब श्यामजी कृष्ण वर्मा को ढूंढ करके लाए। श्यामजी कृष्ण वर्मा कूटनीति में महारत रखते थे, अंग्रेजी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, और बखूबी उन्होंने जो अंग्रेजों की कूटनीतिक चालें थी और जो माइल्स का दिल्ली के रूटीन शासन प्रशासन में जो दखलंदाजी और दबाव था, उसका बहुत उन्होंने तरीके से महाराणा को उससे बचाया, उससे उनका बचाव किया। लेकिन जैसे ही ये हरकत हुई, अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गई केसरी सिंह बारट वहीं से। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने दबाव डाला तो महाराणा को श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी हटाना पड़ा, और फिर समय के साथ केसरी सिंह जी को भी समझ में आ गया कि अभी अंग्रेज मुझे यहाँ उदयपुर में काम नहीं करने देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे। इस दरमियान उनका कोटा के राजकुमार उमेश सिंह जी से, राजकुमार से परिचय हो गया था, फिर बाद में वो महाराजा बन गए। उन्होंने उनको कोटा बुला लिया अपने पास, और केसरी का प्रथम जो उनका एक ट्रांजेक्शन कह सकते हैं या उनका एक स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, वो होता है उदयपुर से कोटा। कोटा आने के बाद उनको एथनोग्राफी डिपार्टमेंट दिया गया, उनको एक दरबारी का दर्जा दे दिया। उमेश सिंह जी ने एक तनख्वाह उनकी नियत कर दी और कहा कि आप जो जातियां और पेशे हैं इनका आप कलेक्शन कीजिए। उस काम को उन्होंने बहुत बखूबी किया। जो यहाँ का पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय के संधारण का काम भी उन्होंने अपने हाथ में लिया, और इसी दौरान उनको पूरे देश में यात्राएं करने का मौका मिला। वो कलकत्ता गए, वो काशी गए, वो बंगाल गए, वहाँ के जो विद्वान थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उनसे उनका संपर्क हुआ, और इस दौरान उनका जो अध्ययन और उनका जो स्तर था वो बहुत बहुत उच्च स्तर पर चला गया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम हिंदू ये मानते हैं कि आत्मा भी होती है, अवतार भी होते हैं। आज हम जिस प्रांगण में है वहाँ पे बारट साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तो इतना सा मैं बताना चाहता हूँ कि जिन 2 व्यक्तियों को वो अपना एक तरह से आइडियल मानते थे, आप उनका सामाजिक गुरु कह दो, आप राजनीतिक गुरु कह दो, आप वो उस वक्त 2 व्यक्तियों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
दो व्यक्ति जो उनके परिवार के थे, उनके पिता के मामा श्यामल दास जी और उनके पिता कृष्ण सिंह जी, उनका तो असर था ही उनके विचार का, व्यवहार का उन पे। दयानंद सरस्वती से तब उनका मिलना हुआ। सरस्वती जी लगातार जो वैदिक विचार है उसकी श्रेष्ठता की बात करते थे, पाश्चात्य संस्कृति की मुखालफत करते थे। तो उनका जो विचार दर्शन है उसका तब केसी सिंह जी बारड साहब के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। दूसरा उनके जीवन पर असर पड़ा मैजिनी का। इटली के राष्ट्रपिता कहा जाता है मैजिनी को। उसकी पुस्तक भारत में प्रतिबंधित थी अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन किसी तरह से वाया मीडिया, सावरकर तब लंदन में थे, उन्होंने उसका मराठी में अनुवाद किया, उन्होंने तिलक के पास भेज दी। क्योंकि उन दिनों घूमना हो रहा था बारड साहब का, वो कलकत्ता गए, काशी गए, मद्रास गए, बंगाल गए, वो पुस्तक उनके हाथ लग गई। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो बहुत प्रभावित हुए और उनको तब ये कोई किसी प्रकार का उनको ये भ्रम नहीं रह गया कि किस तरह से आज पूरे शासन प्रशासन में अंग्रेजों ने भारतीय मानवता को, भारतीय व्यवस्था को, भारतीय संस्कृति को बददलित कर रखा है, किस तरह से यहाँ पे लोगों के साथ शोषण और अन्याय हो रहा है। और उनका जो दिग्दर्शन था वो वहाँ से शुरू होता है, उनका जो एक विचारों में व्यापकता है उसका वहाँ से उद्घोष हमें दिखाई पड़ता है। इसी दरमियान एक घटना होती है, दिल्ली में दरबार लगाया जाता है। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के कठोरतम वायसराय में एक माना जाता है, वो दिल्ली में दरबार लगाता है। और दिल्ली दरबार का मंशा यही उसकी कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसके प्रति आपको, क्योंकि तब भारत तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, तो ब्रिटिश क्राउन का पार्ट है हिंदुस्तान, ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी राजभक्ति और अपनी गुलामी का वहां पे प्रदर्शन करना था। उस दिल्ली दरबार में सभी राजाओं की अटेंडेंस कंपलसरी थी। उस वक्त भारत की स्थिति ये थी कि भारत की जनता उस अन्याय को, उस अमानवीयता को अपना भाग्य मान चुकी थी। किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी, देश अंधेरे में डूबा हुआ था, संस्कृति का पतन हो चुका था, शिक्षा व्यवस्था तबाह हो चुकी थी, अराजकता का वातावरण था, न कोई पत्र था, न कोई पत्रिका थी, न कोई संगठन बचे थे। एक तरह से अंधेरे में भारत तब पूरी की पूरी व्यवस्था थी। उसको ये बहुत उपयुक्त समय लगा कि ये ऐसा मौका है जब इस ब्रिटिश हुकूमत की डिक्टेटरशिप की कील को और गहराई से ठोका जाए हिंदुस्तान पे। कोई ऑप्शन नहीं था, सब राजाओं के पास दिल्ली दरबार में जाना ही था। ये बात जब केसी सिंह बारड को पता चली कि महाराणा फतेह सिंह भी दिल्ली के दरबार में जा रहे हैं, तो मैं जिस तरह से आपको पहले 2-5 मिनट में बोर कर रहा था ना, वो जो जड़ें होती है, नियति चुनती है, नियति चुनाव करती है प्रतिभाओं का, वसुधा रत्नों का। जिस मेवाड़ को माँ बरूडी जी ने बचाया, जहाँ के बारूजी सेनापति बनकर आए, अब उसी मेवाड़ का महाराणा दिल्ली जाकर के और दिल्ली दरबार में वहाँ अपनी कुर्सी पर बैठ करके ब्रिटिश क्राउन के प्रति सजदा गुलामी करने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए वहाँ जा रहा था। और भी लोग थे, खरवा के राव थे, उनको भी ये बात बहुत चुभ रही थी। और भी दूसरे 3-4-5 राजकुमार थे, कुछ राजपूत राजा थे, राव गोपाल सिंह जी नाम था खरवा वालों का, उन्होंने भी बारड साहब से सलाह की। और तब उन्होंने एक कविता लिखी। कविता लिखते लिखते और ये डिस्कशन होते होते बहुत देरी हो चुकी थी। स्पेशल ट्रेन से महाराणा फतेह सिंह उदयपुर से निकल चुके थे और उनको दिल्ली जाना था, आधा रास्ता उन्होंने तय भी कर लिया था। तब उन्होंने एक ऐसी कविता लिखी जिस कविता को राजस्थान में नवयुग का प्रवर्तन कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मन संचालक साथी थे वो बता रहे थे, मेरे शोध कार्य का विषय भी केसी सिंह जी बारड साहब ही है। मैंने जहाँ तक पत्रकारिता का और जनपरक पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है, राजस्थान में इससे पहले कोई भी लाउड वॉइस, एक बड़ी आवाज अंग्रेजों के खिलाफ सुनाई ही नहीं पड़ती। सब कुछ एक तरह से सुप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था। पहला जो वॉइस निकला था वो निकला था चेतावनीरा चुंगटिया, वो कविता जो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए बारड साहब ने लिखी। और वो जैसे ही वो कविता जैसे तैसे हर कार्य भेज करके ट्रेन के बीच में स्टॉपेज पे उनके पास पहुंची, महाराणा कविता को पढ़ते ही उनकी प्रकृतियाँ तन गई। उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताई मुझे बात, ये कविता पहले क्यों नहीं पहुंचाई मुझे, अब मैं तो दिल्ली के पास आ गया, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। उनकी ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। महाराणा के पहुंचते ही तोपों की सलामी हो गई, उनके जो रुकने ठहरने का इंतजाम था वो लोग आ गए, लेकिन वो कविता उनको लगातार उद्वेलित कर रही थी। वो दिल्ली गए और स्पेशल को वापस उदयपुर लेकर के आ गए। वहां गए ही नहीं उस दरबार में, उनकी कुर्सी खाली रही। सर गोपीनाथ पुरोहित जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे इस पूरी घटना के, उन्होंने इस घटना को ग्रेटेस्ट इन द ईस्ट कहा है। खैर, जब महाराणा वापस आ गए तो फिर कोशिश हुई कि दूसरी बार दिल्ली दरबार होगा, उसमें महाराणा को बुलाएंगे। महाराणा गए, हाथ मिलाया और वापस आ गए। दूसरी बार भी दिल्ली दरबार में नहीं गए। तो वो जो चेतावनीरा चुंगटिया था
वो एक तरह से प्रतिनिधि साहित्यिक रचना है केसी सिंह जी बारट साहब की। मैं उसके 2-3 जैसे तो 13 सोर्ट हैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 सोर्ट है आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने क्या शब्द लिखे, जिससे एक महाराणा दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली जाने के बाद भी उसके विचारों में ऐसा परिवर्तन आ गया। तो उसने कहा नहीं, मेरे पुरखों ने तो हिंदुआ सूरी का मान रखा है, आन रखा, अगर मैं भी यहाँ करके बैठ गया तो इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा पूरे देश में, और एक जो विश्वास है जनता का वो खत्म हो जाएगा, अंग्रेजों का राज का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, नए सिरे से हो जाएगा। बारट साहब लिखते हैं कि पग पग भमिया पहाड़, धरा छाड़ राख्यो धर्म, महाराणा और मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे। देखेला हिंदमाण निज सूरज दिस नेहसू, पण तारा परमाण निर्त निशासा नागसी। घण घलिया घमसाण राण सदा रहिया निडर, पेखनता फरमाण हलचल किम फतमन हुए। मान मोद सिसोद राजनीति बल राखणो, गवर्नमेंट्री गोद फल मीठी दीठी फता। हे फतेह सिंह, तुझे अब सरकार की गोद अच्छी लगती है? तेरे बाप दादे तो पहाड़ों में घूमते रहे, कितने उन पर अत्याचार अन्याय हुए, कितनी बार हमले हुए, कितने शाखे हुए, कितने जोहर हुए, लेकिन कितनी बलिदानियां और कुर्बानियां दी, और तो जाकर के दिल्ली दरबार में बैठ जाएगा। ये मतलब एक तरह से उनको पूरा जो उनका इतिहास था, जो स्वाभिमान था, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो स्वतंत्रता की लड़ाइयां थी, और क्या था, धर्म और संस्कृति की रक्षा के युद्ध थे मेवाड़ में, जो शाखे और जोहर हुए। तो ये जो चेतावनी चुंगटिया है, ये एक बहुत महान घटना थी, और ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे आज का कोई एक ऐसा विचारोत्तेजक संपादकीय होता है जो कि क्रांति ले आता है, व्यवस्था में परिवर्तन का एक ट्रिगर बन जाता है। तो ऐसा चेतावनी चुंगटिया उन्होंने लिखा, और उस चेतावनी चुंगटिया के बारे में एक ऐसी कविता जो कटार बन गई, शीर्षक से भी बहुत लिखा गया है, कन्हैयालाल राजपुरोहित ने इस पर बहुत लिखा है, रघुवीर सिंह सीतामऊ ने इस पर बहुत लिखा है, बहुत सारे इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने इसकी बहुत व्याख्या की है। दूसरा उनका जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो था कुसुमांजलि। ये किस्सा कोटा का है। कोटा के दरबार उमेद सिंह जी ने एक प्रशस्ति काव्य बना करके, क्योंकि तब अंग्रेजों के प्रति कम से कम अगर राजभक्ति मन में नहीं है तो मुंह पर तो दिखानी पड़ती थी, जबान से तो प्रकट करनी पड़ती थी, आपके राज का आधार ही वही था, नहीं तो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट राजा को अपदस्थ कर देता था, जैसे अमेरिका ने बांग्लादेश में कर दिया अभी। तो खैर, तो तब जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ उदयपुर से कोटा आ गए थे केसरी सिंह जी, तो उमेद सिंह जी ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हो, संस्कृत बहुत अच्छी है आपकी, अवध, खड़ी बोली, प्राकृत, पाली सब में लिखते हो आप, तो एक बढ़िया काव्य बनाओ, आप अंग्रेजों को भेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुसुमांजलि नाम की रचना बनाई। ये एक द्विअर्थी श्लेषात्मक लघु काव्य था। मैं ये मानता हूं कि कुसुमांजलि जैसी कोई रचना भारत में तब से लेकर अब तक लिखी नहीं गई। असल में वो अगर आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रिटिश क्राउन की एक तरह से भक्ति है, वंदना है, उनकी प्रशस्ति है, उनकी प्रशंसा है। लेकिन आप उसका गूढ़ अर्थ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो उन पर व्यंग्य है। एक दोहा आपको सुनाता हूं जो 22वां दोहा है कुसुमांजलि का। पै पुनि मांगत ईश सौ, लघु दिन जिन नेहू। यानी ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इतना छोटा दिन फिर कभी नहीं दिखाए, लिए बधाए क्षण एहू। इस समय का तो हम स्वीकार करते हैं क्योंकि उस वक्त बंगाल के पार्टीशन की बात चल रही थी, लेकिन भगवान से ये कामना है कि ऐसा दिन हमारे को दूसरी बार नहीं दिखाए। 22 कुल मिला के उसमें दोहे थे, तो वो बाकायदा भेंट की गई अंग्रेजों को, लेकिन वो छपी नहीं। रिमाइंडर भेजा उमेद सिंह जी ने, क्यों नहीं छपी? तो फिर पता चला कि पंजाब के किसी संस्कृत के विद्वान के पास उसको भेजा था, ये भी पढ़ो इसमें क्या लिखा है, ये तो संस्कृत में है, ब्रज में है। तो पता चला कि ये द्विअर्थी है, इसको छपाना मत आप, इसमें तो आपकी निंदा है, ऊपर से आपकी प्रशंसा नजर आती है, बेसिकली तो ये आपकी निंदा है। तो इसी तरह से चेतावनी चुंगटिया कुसुमांजलि लिखते हुए, और मैंने जो काम किया है, उन पर जो रिसर्च की है, मैंने उसमें यही लिखने का प्रयास किया है कि सर्वोत्तम पत्रकारिता साहित्य होती है और सर्वोत्तम साहित्य पत्रकारिता होती है। तो एक साहित्यिक पत्रकार थे तब, चूंकि पत्र और पत्रिकाएं नहीं थी, तो यही माध्यम था जनचेतना को जगाने का। अब आगे बढ़िए आप, 1910 आ गया। वॉल्टर ने एक राजपूत हितकारिणी सभा बनाई थी। उसका काम था राजपूत फैमिलीज और राजपूत रॉयल फैमिलीज का वेलफेयर करना, उनको शिक्षा दीक्षा से जोड़ना। शिक्षा दीक्षा कैसी होगी मेकाले वाली, ये आप जानते हैं, पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार का माध्यम था। एच.ई. सन, मेयो जैसे कॉलेजेस तब एस्टेब्लिशमेंट उन सबका हो रहा था। उसके मानद सदस्य बारट साहब बन गए। उन्होंने उस पूरी संस्था का ही रिवर्स कर दिया। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि ये जो संस्था है इसका अध्यक्ष कोई
अंग्रेज क्यों होना चाहिए? अंग्रेज तो विदेशी जाति है, उसको क्या पता कि यहाँ क्या बेहतर है, क्या होना है, कैसे होना है। ये जो राजपूत हितकारिणी सभा है, इसका अध्यक्ष किसी क्षत्रिय को होना चाहिए, किसी लोकल को होना चाहिए। इसकी पूरी प्रोसीडिंग राष्ट्रभाषा हिंदी में होनी चाहिए, इसकी प्रोसीडिंग अंग्रेजी में क्यों होनी चाहिए? और उन्होंने उस पूरे उसमें जो अनियमितताएं थी, विषमताएं थी, उन्होंने एजेंट टू गवर्नर जनरल को लिखा और पूरा उसका खाका बदलवाया। तब तक बार्ट साहब को समझ में आ चुका था कि शिक्षा व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, उसका जब तक खाका नहीं बनेगा और वो जब तक भारत की जड़ों से नहीं जुड़ेगी, तब तक अंग्रेज भारत से हटाए नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने उमेश सिंह जी के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी योजना बनाई। वो योजना अगर अमल में आ जाती तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारत 20-25 साल पहले स्वतंत्र हो जाता। उन्होंने बाकायदा एक पूरा नोट बनाया शैक्षणिक व्यवस्था का, और उन्होंने उमेश सिंह जी को भी ओरमा दिया कि आप एक रद्दी की टोकरी समझते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हर 1 रुपए पर 2 आने का शेष लगाइए, विद्यालय बनाइए, उन विद्यालयों का सिलेबस चेंज कीजिए, उनका सिलेबस इस तरह का होना चाहिए कि वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसकी जड़ों से विद्यार्थी को जोड़े। हम जब तक शिक्षित युवा पैदा नहीं करेंगे, जब तक किसी देश और समाज में शिक्षा का उजाला नहीं फैलेगा, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, वो पतन के गर्त में ही जाएगा। विद्यालय खोलने की उन्होंने योजनाएं बनाई, शिक्षक किस तरह के होने चाहिए, किंडरगार्टन मेथड से 10वीं 12वीं BA तक की पढ़ाई कैसे कराई जानी चाहिए। और एक और क्रांतिकारी विचार जो मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कहीं कभी किसी ने ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम क्यों शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाएं, क्यों अमेरिका जाएं? वहां की शिक्षा तो एक संकर जनरेशन पैदा कर रही है, एक संकर प्रजाति पैदा कर रही है, जो न तो भारतीय रहती है न ब्रिटिश रहती है। वहां की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से एक पढ़े लिखे अंग्रेज हम अपने ही बीच में पैदा कर देते हैं। दिन ढलने के बाद उठते ही सिगरेट फूंकने लग जाते हैं, फिर सबसे पहले स्पोर्ट्स का पन्ना पढ़ते हैं, फिर ब्यूटी का पेज पढ़ते हैं, फिर कुत्ते की जातियां उपजातियां पढ़ते हैं। इस तरह से उनका दिन खत्म हो जाता है। तो ये तो दास्ता और पतन का नया अध्याय शुरू करेगी शिक्षा व्यवस्था में। सबसे पहले उनके बहुत क्रांतिकारी विचार थे शिक्षा के बारे में, और तब उन्होंने रतलाम में, कोटा में, जोधपुर में विद्यालय स्थापित किए। आपने पढ़ा होगा राजपूत छात्रावास, चारण छात्रावास, ये सब उस टाइम के स्थापित है बार्ट साहब के प्रयास से। उन्होंने जातियों के नाम से उन विद्यालयों की स्थापना की, और पूरा एक शिक्षा का उन्होंने किस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका उन्होंने खाका बना करके दिया। अब समय के साथ उनको यह भी समझ में आ गया कि अंग्रेज तो भारत में मुट्ठी भर है। हुआ यह है कि अपने इतिहास को हम भूल गए, हमारी संस्कृति को भूल गए, हमारी वीरता बहादुरी को भूल गए, और ये जो मुस्लिम नवाब है, ये जो हिंदू राजा है, ये अपने धर्म और कर्तव्य से इन्होंने मुंह मोड़ लिया और अंग्रेजों के सामने मुंह चिल्लाते हैं, अपनी भक्ति उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इन्हें वापस इनकी वीरता और शूरता का इतिहास बताएंगे, शिक्षा से इनको जोड़ेंगे, स्वाभिमान स्वतंत्रता की भावना अगर इनमें पैदा करेंगे, और ये जातियां अगर उठ खड़ी हुई, तो अंग्रेज भारत से भाग जाएंगे। देखिए, भारत का इतिहास, ये थोड़ी अतिरेकी टिप्पणी है लेकिन मैं करना चाहता हूं। भारतीय इतिहास विषमताओं का इतिहास है। राष्ट्र 2 तरह के होते हैं मोटे तौर पे, कृतज्ञ राष्ट्र और कृतज्ञ राष्ट्र। हम कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र नहीं है। हमने बहुत बड़ी नाइंसाफी की हमारे राष्ट्र के नायकों के साथ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद भारत को आजाद कराने की एक और सशस्त्र क्रांति हुई थी, जिसके प्रणेता रासबिहारी बोस थे, और दिल्ली से लेकर के अजमेर, राजस्थान और भारत के एक बड़े हिस्से में पंजाब के क्रांतिकारियों से, बंगाल के क्रांतिकारियों से कांटेक्ट हो गया था, और एक बहुत बड़ी सशस्त्र क्रांति की योजना बनी थी। टाटगढ़ की पहाड़ियां जो कि ब्यावर अजमेर के पास है, वहां बाकायदा 12-15 हजार की फौज खरवा राव गोपाल सिंह जी, आसपास के दूसरे राजा लेकर के तैयार बैठे थे। विजय सिंह पथिक की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, अर्जुन लाल सेठी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, और ये तय था कि क्रांति करनी है। फरवरी का दिन चुना गया, और जैसे ही इशारा मिलेगा, इधर से ब्यावर अजमेर से अटैक हो जाएगा, उधर दिल्ली से अटैक हो जाएगा, कलकत्ता, पंजाब, बंगाल के क्रांतिकारी अटैक कर देंगे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देंगे। एक किसी साथी को चलती ट्रेन में बम फोड़ करके और धमाका करना था, धमाका होती ही वो क्रांति शुरू हो जाती। रासबिहारी बोस ने राजस्थान में उस पूरी क्रांति का काम केसरी सिंह जी बारट साहब के हवाले किया था। उनका मूल काम था कि जो अंग्रेजों की छावनियां हैं, जैसे हमारी कोटा में भी छावनी है, छावनी में जाकर के जो सैनिक है, उन सैनिकों को यह बताना होगा कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, तुम पर कौन राज कर रहा है, तुम जो काम कर रहे हो ये गुलामी का काम है, अपने भाइयों को मारने का काम कर रहे हो। तो ये काम उन्होंने बखूबी किया। छावनियों के अंदर ही अंदर उन्होंने टीम्स बना ली, खुद के ग्रुप्स खड़े कर दिए, और एक वक्त के बाद अंग्रेज अपने हथियारों को जमा कर देते थे, फेंक देते थे तरह से। उन सारे हथियारों को खरीद करके, और एक बड़े हथियारों का भी इंतजाम हो गया था, बम गोलों का इंतजाम हो गया था।
लेकिन दुर्भाग्य से जिस साथी को वो ट्रेन में भड़ाका करना था, वही, क्योंकि सीआईडी और इंटेलिजेंस अंग्रेजों का बहुत तेज था, वो पकड़ा गया। उसने सारे राज उगल दिए, सारी क्रांति की योजना विफल हो गई, अंग्रेजों ने घेर लिया उस फौज को। उस क्रांति के भारत साहब प्रणेता थे। यहाँ से उनका जो क्रांति कर्म है, उग्र क्रांति कर्म है, वो यहाँ पर शुरू होता है। उन्होंने एक सपना देखा कि किस तरह से भारत को आजाद कराया जा सकता है, तो उनका जो संपर्क है तब पूरे भारत के क्रांतिकारियों से हो चुका था। बहरहाल ये सशस्त्र क्रांति ज्यादा कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, इतिहास में छोटा सा इसका उदाहरण आता है, लेकिन मैं इसको भारत की स्वतंत्रता का दूसरा संग्राम कहता हूँ। पहला संग्राम भी विफल हुआ, दूसरा भी विफल हुआ, ये सच्चाई है, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ, उसके बाद तो भारत को आजादी जैसे मिली वैसे मिली, हम सब जानते हैं। खैर, लेकिन इस वक्त तक भारत साहब अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन चुके थे। उस वक्त अभिलेखागार में एक लिस्ट लगी होती थी सीआईडी की कि भारत में किन लोगों पर निगाह रखनी है, उनमें टॉप लिस्ट में उनका नाम आ चुका था। ट्रिवलियन, जो कि तब खुफिया विंग का चीफ था, उसने बकायदा जयपुर नरेश को पत्र लिखा, कहा कि साहब ये जो क्रांति की योजना बनी है, इसमें बहुत से जयपुर में काम हो रहा है, जोधपुर में और कोटा में केसरी सिंह काम कर रहा है, अर्जुन लाल सेठी इंदौर में काम कर रहा है, इन लोगों पर आपकी वॉच सही नहीं है, आपने इस जांच को भी सही नहीं किया है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा। वो क्लिवलैंड का लेटर आज भी दस्तावेज है, उसने लिखा था, उसमें लिख दिया उन्होंने कि बहुत खतरनाक आदमी केसरी सिंह के बारे में। इस दरमियान भारत साहब लगातार काम करते रहे और एक क्रांतिकारियों का संगठन बनाने का लगातार वो प्रयास करते रहे, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन चुके थे, तो अल्टीमेटली कोई प्रमाण चूंकि उस सशस्त्र क्रांति का तो मिला नहीं उनके खिलाफ जिससे उनकी अरेस्टिंग हो पाती। अब किसी दूसरे केस में अर्जुन लाल सेठी के किसी मकान पर छापा पड़ा और वहां से कोई दस्तावेज मिले, और उन दस्तावेजों के आधार पर भारत साहब की पहली गिरफ्तारी हुई। असल में क्रांतिकारियों को अपने क्रांति कर्मों के लिए धन की आवश्यकता थी। राजा महाराजाओं का भी नैतिक समर्थन तो था, लेकिन सक्रिय सहयोग नहीं मिल पाया। भारत की जनता भी इस तरह से उस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ी। संसाधन और साधन एक बड़ी समस्या थी, तो ये सब दिक्कतें थी। उनको धन की आवश्यकता थी। पता चला कि धन कौन दे सकता है, तो कई मंदिर महंतों के पास खूब पैसा पड़ा है, समाज और धर्म के काम में तो लगना है। एक प्यारे राम थे जोधपुर के साधु के पास, वो गए कि भाई प्यारे राम जी, खजाना खूब पड़ा है, क्या करोगे, इस तरह का काम कर रहे हैं। प्यारे राम जी का पैसे तो नहीं दूंगा साहब। एक और बिहार में आरा में निमेज मठ था, वहाँ के भी एक मठाधीश थे, उनके पास भी गए, उन्होंने भी कहा साहब पैसा तो नहीं देंगे। तो उन्होंने क्रांति कार्य के धन के संग्रहण के लिए उन महंतों को वहां से उठा लिया। वो किसी तरह से उनको राजी करना चाह रहे थे कि भाई क्रांति कार्यों के लिए पैसा देना पड़ेगा आपको, लेकिन वो उनके इधर से उधर उनको ट्रांसपोर्ट करने में और चीज़ों में उनकी तबीयतें बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। उसी केस में अभियोजन बना करके और भारत साहब को गिरफ्तार किया गया। और लिखा क्या, उनको एक पत्र लिखा गया क्रांतिकारी की तरफ से कि आटा सड़ चुका है, चंबल में फेंक दिया जाना चाहिए, यानी महंत मर चुके हैं। उसी लेटर के आधार पर भारत साहब की गिरफ्तारी हुई। कोई प्रमाण नहीं था, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं थी। डिकोड किया उसको, साहब ये जो आटा खराब हो चुका है, ये आटा वो महंत है, महंत तो मर गए थे, गुमनाम हो गए थे, वो केस खत्म हो गया था, लेकिन उस लेटर ने उस केस को पुनर्जीवित कर दिया। बहरहाल अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी भी कितनी नाटकीय हुई। शाहपुरा राजाधिराज के वहां खाने पे बुलाया, उनको खाना खाया उन्होंने शाहपुरा राजाधिराज की हवेली में। नीचे जब वो उतरे तो आर्मस्ट्रांग हथकड़ी लेके तैयार खड़ा था, अंग्रेज अधिकारी। तो शाहपुरा राजाधिराज ने बुला करके उनको गिरफ्तार करवाया। इतिहास में बड़ी आलोचना होती है शाहपुरा राजाधिराज की, इसलिए केसर पकड़ियो कर कपट, ये लिखा गया। नंदराम आर्य जो लेखक है उन्होंने लिखा है, सूर्यवंश का वंश ने लाजा मार दी। बड़ी आलोचना हुई उनकी शाहपुरा राजाधिराज की। बाद में उस चापलूस राजा ने उनकी हवेली जब्त कर ली, उनके जो बर्तन बासन के सामान थे वो तक नीलाम कर दिए, उनकी सारी जागीरी जमीन जगह सब जब्त कर ली। उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लग गया। मेरे ख्याल से वो शायद अकेले ऐसे चारण फैमिली होंगे जिनको 3 स्टेट से सोने की ताजीम मिली हुई थी, शाहपुरा से, उदयपुर से, जोधपुर से। कोटा में दरबारी थे वो, बहुत बड़े उस वक्त के वो। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब करने के लिए। उनके पास तो धन जगह जमीन जो होती है इंसान के जीवन में कामनाएं होती है, वो सब था उनके पास। लेकिन उनके पास एक विचार, जो दलित मानवता थी उसके उत्थान का उनका एक हौसला था, उनकी एक जिजीविषा थी, इच्छा थी, इसी ने उनको क्रांति कर्म में धकेला था। बहरहाल वो गिरफ्तार हो गए। अंग्रेज उनको पहले मऊ कैंटोनमेंट में ले गए, 3 महीने वहाँ रखा, फिर उनको कोटा लाया गया। इस दरमियान उनके परिवार की बहुत बुरी गत हुई। उनकी एक बुजुर्ग बुआ उनके पास रहती थी, बहुत बुजुर्ग औरत थी, उस तक को सड़क पर धक्के खाने पड़े। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, 1890 में उनका विवाह हुआ था, वो यहीं कोटड़ी के जो दुर्गादान जी थे उनकी बहन थी, माणिक कंवर से।
फिर दुर्गादास जी उनको कोटा अपने पास ले आए, यहाँ उन्होंने रखा। माणिक कंवर की चचेरी बहन थी अनोप कंवर, जो कि केसी सिंह जी के छोटे भाई जोरावर सिंह जी की धर्मपत्नी थी। वो भी बहुत बहुत महान औरत थी। खैर, श्री राम भार्गव जज थे, मुकदमा चला। अंग्रेजों की पूरी इच्छा थी कि इसको या तो फांसी पर लटका दिया जाए या फिर इसको अंडमान भेज दिया जाए। ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल है, अंग्रेज सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा है केसी सिंह के भारत। इसके पास बैठो तो आधे घंटे में हमारे विचार का परिवर्तन करते हैं, ऐसे भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। लेकिन तब के राजे महाराजाओं की पूरी सहानुभूति उनके साथ थी। मुकदमा चला, उनके भाई किशोर सिंह जी, केसी सिंह जी 3 भाई थे, केसरी सिंह बारट, किशोर सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। वो तब स्टेट हिस्टोरियन थे पटियाला पंजाब के। वो एक बड़े वकील को, बैरिस्टर थे हामिद अली, उनको उनकी पैरवी करने के लिए लेकर के आए। उन्होंने बहुत अच्छे से बारट साहब की पैरवी की कोर्ट के अंदर। मुकदमा चला, वहां एक बड़ी नज्म बहुत प्रसिद्ध है। वो जो वकील थे जिन्होंने पैरवी की थी बारट साहब की, उन्होंने अपनी पूरी बहस करने के बाद भरी अदालत में उनके सम्मान में एक नज्म पढ़ी। नज्म भी बहुत मशहूर है। उठो तुम बहस को हामिद इरशादे अदालत में, निगाह मुलजिम की मगर कुछ तुमसे कहती है। बदन में जितनी हड्डियां हैं सब तकलीफ पाती है। वो मुलजिम केसरी जो जाओ दिल से देश का हामी, वो जिसकी खूबियां अखलाक का दम भरती रहती। बहुत लंबी नज्म पढ़ी उन्होंने, वो भी इतिहास में दर्ज है, बहुत बेहतरीन नज्म थी। 20 साल की सजा उनको सुनाई गई, लेकिन चूंकि उस वक्त उनकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी तो उनको काला पानी नहीं भेजा गया, उनको फिर हजारीबाग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जब हम पढ़ते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण फेज आ जाता है उनकी जेल यात्रा। और वो जेल चले गए, चूंकि वो बहुत डेंजरस क्रिमिनल थे अंग्रेजों के, तो उनको इस बात की पूरी इंटेलिजेंस इनपुट था उनके पास कि साहब आपको खाने में जहर देकर के मारने की योजना है। और उनको खाना भी बहुत निम्न गुणवत्ता का दिया जा रहा था। उन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, मेरे पर कोई चार्ज फ्रेम तो हुआ नहीं है, आपने एक लेटर के आधार पर मुझे अरेस्ट किया, मुझे खाना तो मिलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने 29 दिन तक जेल में अनशन किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जेल में अनशन का जो इतिहास है, 29 दिन का उनका अनशन, ऐसे बहुत कम अनशन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जेल में अनशन किए, वो अनशन भी अद्भुत अनशन था उनका। 29 दिन का उन्होंने अनशन रखा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा और फिर उनको दूध देने को वो तैयार हुए। ऐसा भी कहा जाता है, एस्टेब्लिश नहीं है इस बात का, कोई कहीं से प्रमाणित रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वो उन्होंने तभी संकल्प लिया कि मैं सिर्फ अब मेरी पत्नी माणिक कंवर के हाथ का खाना खाऊंगा। उन्होंने जेल में खाना ही नहीं खाया, सिर्फ दूध ही लेते थे वो 2 समय। और उनको जो काल कोठरी दी गई थी उसमें पूरे पैर भी सीधे नहीं हो पाते थे, तो वहां पर वो महामुद्रा आसन लगा करके योग और ध्यान करते थे। उन्होंने लिखा अपने परिजनों को कि मेरे बारे में, मेरे जेल के जीवन के बारे में सुनकर तुम्हें व्याकुलता तो बहुत होगी, तुम परेशान होगे, खासकर मैंने जिस तरह से अनशन का व्रत लिया है, लेकिन विधाता जैसे तैसे मेरे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इस शरीर को भगवान को इसी तप के तरीके से तपाना है और ये खूब तप रहा है। खैर, अब जेल में अपराधियों सा जीवन, गंदे मैले वस्त्र, अब अपराधियों में कैसी संस्कृति होती है, उनके बीच रहना। लेकिन उन्होंने, जिसे कहते हैं ना जंगल में मंगल करना, उन्होंने उस जेल में भी अलग तरह की संस्कृति बना दी। उनको काम दिया गया था पीसने का, गट्टी चलाने का। उनकी चूंकि हाइट थोड़ी कम थी तो यूँ थोड़ा उनको ऊपर होना पड़ता था पीसने के लिए, गट्टी थोड़ी ऊपर लगी होती थी। लेकिन वो क्या करते थे, जो चावल के दाने होते थे या गेहूं के दाने होते थे, उससे वो जो कैदी थे उन कैदियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, सारे कैदियों को साक्षर कर दिया। वो क बनाते, उसी अनाज से ख बनाते, और वो अच्छा खासा जेल में उनकी एक फॉलोअरशिप पैदा हो गई, क्योंकि वो तो क्रांतिनिष्ठा थे ही, बहुत सांगठनिक क्षमता उनमें बहुत अद्भुत थी। उन्होंने एक कारखाना तैयार कर दिया था पूरा, जिसमें युवाओं की पूरी फौज तैयार हो गई थी। वो तो अंग्रेजों का, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सीआईडी बहुत एडवांस था उनका, नहीं तो उस वक्त ही भारत को वो क्रांतिकारी आजाद करा लेते। अब मिस्टर मिक कारावास अधीक्षक थे उस जेल के, हजारीबाग जेल से। उन्होंने कहा एक कौन क्रिमिनल है जो हाइट में थोड़ा छोटा है लेकिन ऊपर होकर के गट्टी फेरता है। फिर कुछ दिनों पहले तक तो ये सारे क्रिमिनल उसको टेढ़ी नजरों से देखते थे, अब सारे इसके शिष्य हो गए। तो ऐसा जादू हुआ बारट साहब की मिस्टर मिक से मुलाकात का कि मिस्टर मिक और उनकी पत्नी दोनों उनके शिष्य बन गए और उनसे संस्कृत सीखने लग गए। मतलब आप रत्न को कहीं भी फेंक दो, आप समुद्र में भी फेंक दो, जिस दिन वो मिलेगा ना उस दिन भी वो रत्न ही रहेगा। खैर, इस बीच में बारट साहब पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। होर्डिंग्स बम केस में जोरावर सिंह जी फरार हो गए थे। परिवार की कहानी मैंने आपको बताई थी।
सशस्त्र क्रांति की दूसरी योजना बनाने के लिए उनके नाबालिग पुत्र प्रताप सिंह अपनी माँ के पास आए, कहा माँ धोती फट गई है, 2 रुपए दे दो। 2 रुपए लिए और क्रांति करने चले गए घर से। घर वापस कभी नहीं आए। पाठ साहब तो जेल में थे ही थे, लेकिन धैर्य और संयम उन्होंने तब भी नहीं खोया। वहां रह करके उन्होंने जो पत्र लिखे जेल के भीतर से, मैंने एक अलग चैप्टर लिखा केसरी सिंह बारट की पत्रों में पत्रकारिता। उसमें जो उनका सामाजिक दर्शन था, उनका जो जीवन दर्शन था, परिवार किस तरह से बनता है, समाज किस तरह से बना है, जीना किस तरह से चाहिए, हिम्मत और हौसले की तो ऐसी मिसाल दे कि आप उनको पढ़ लो तो जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी आपको। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। खैर, जेल में रहते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे हुए कि उनकी रिहाई का रास्ता खुला। वैसे तो उनको 20 साल की जेल थी, लेकिन 5 साल बाद ही एक तो मिस्टर मिक ने बहुत एफर्ट्स किए उनको, जो उनके शिष्य बन गए थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्साई की संधि हुई, तो जो राजनीतिक कैदी पूरी दुनिया में थे ब्रिटिशर्स के पास, उनको लेकर वो थोड़ा सॉफ्ट हुए और इन मिले जुले प्रयासों से 1919 में वो वापस हजारीबाग जेल से रिलीज हो गए। डॉक्टर सक्सेना लिखते हैं कि असल में अंग्रेज तब जो अपने पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको लेकर थोड़े से सेंसिटिव हुए थे, लेकिन गफलत में केसरी सिंह जी बारट छूट गए, ऐसा भी लिखते हैं डॉक्टर सक्सेना। बहरहाल जो भी घटनाक्रम हुआ, वो जेल से बाहर आ गए और इसके बाद जब वो बाहर आए तो स्थितियां पूरी बदली हुई थी। क्रांतिकारी संगठन पूरे समाप्त हो चुके थे, तिलक का युग भी अवसान की तरफ था, गांधी युग आने लग गया था। क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग, जमनालाल बजाज जैसे लोग, वो अधिकतर गांधी के पास जा चुके थे, कुछ ज्यादा करने को बचा नहीं था। उनके संपर्क सूत्र भी पहले जितने मजबूत नहीं रह गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आते ही उन्होंने सबसे पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल को एक लेटर लिखा और उत्तरदायी शासन की मांग करी। और एक पूरा, मतलब आप केसरी सिंह जी बारट साहब को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा विचारक, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा, मैं आपको कहता हूं, नेता मिलेगा आपको उसमें, जो समस्याओं पर बात नहीं करता था, उनका समाधान प्रस्तुत करता था। और वो समाधान पूरा स्ट्रक्चर बना करके देते थे कि अगर शिक्षा को सुधारना है तो कैसे सुधारना है, अगर प्रशासन को बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, उसमें मानवीय हितों का, सब वर्गों का, सब श्रेणियों का ख्याल कैसे रखना है। उन्होंने 2 तरह के सुझाव दिए कि 2 तरह की आप संगठन बनाइए। एक तो बनाइए भूस्वामी प्रतिनिधि मंडल, एक बनाइए सार्वजनिक प्रतिनिधि परिषद। सार्वजनिक प्रतिनिधि परिषद में आप 2 श्रमिक और 2 किसान डेलीगेट लीजिए और ये पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करेंगे, ये बताएंगे कि नीचे क्या करना है, और ये उत्तरदायी होंगे भूस्वामी प्रतिनिधि मंडल के प्रति। और भूस्वामी प्रतिनिधि मंडल जो जनता के अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा इनके प्रति। खैर, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो अमल में नहीं आया, लेकिन एक बहुत खरा शब्द लिखा उन्होंने एजीजी को लिखे उस पत्र में कि आज के दौर में प्रजा केवल पैसा डालने की मशीन और उन पैसों को उठाने का यंत्र बन गई है। अगर जनता को अधिकार देने में देरी की तो आज के नरेशों के पास केवल और केवल एक पश्चाताप स्मृति शेष रह जाएगी। चादर को अग्नि से ढकना भ्रम है। बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने तभी खाका खींच लिया था और यहां से वो, उनको कोई इस बात में डाउट नहीं रह गया था कि अब लोकतंत्र का समय आ चुका है। उन्होंने एजीजी को लिखे पत्र में उनका जो लोकतांत्रिक कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा निकल करके आता है। इसके बाद दूसरा क्रम शुरू होता है जहां से वो क्रांति से शांति की ओर बढ़ते हैं और तब जनपरक पत्रकारिता का भारत में राजस्थान में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। उनका वर्धा जाना होता है और तब उनको राजस्थान केसरी कहा जाने लगा था। तो वर्धा में उनका राजाओं जैसा स्वागत हुआ। वर्धा महाराष्ट्र में है और वहां से उन्होंने भारत का तो नहीं लेकिन राजस्थान का पहला जनपरक पत्र शुरू किया जिसका नाम था राजस्थान केसरी, और वो उन्हीं के नाम पर शुरू हुआ था। और मैंने जो पूरा मेरा थीसिस है उसका पिवट यही है कि राजस्थान केसरी से ही 1919 के बाद राजस्थान में जनपरक पत्रकारिता शुरू होती है। पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोलने लिखने का जो काम है वो राजस्थान, तब तक की प्रताप जो कानपुर से छपता था उसकी प्रति आती थी राजस्थान में, उसमें जरूर जो देशी राज्यों की जो अन्याय थे, जो अंग्रेजों के अत्याचार थे, उनकी खबरें छपती थी। बाकी राजस्थान में गजेटियर, जोधपुर गजेटियर, जयपुर गजेटियर, उनमें राजाओं की आज्ञाएं, शासन के आदेश निर्देश वही छपते थे। जनपरकता या जो आम जन है उनकी समस्या या अंग्रेजों के अत्याचार, उनका कोई पत्रों में छपने का कोई खाता नहीं था। राजस्थान केसरी राजस्थान के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। राजस्थान केसरी बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया, तो राजस्थान संदेश निकाला उनके साथियों ने, उसके बाद नवीन राजस्थान निकला, उसके बाद तरुण राजस्थान निकला, और इन्हीं अखबारों ने बिजोलिया आंदोलन की नींव डाली, बेगू आंदोलन की नींव डाली और इन आंदोलनों को जीवित किया। आपको बता दूं मैं कि बिजोलिया आंदोलन राजस्थान का नहीं,
भारत का एकमात्र सफल कृषक आंदोलन है। जितने आंदोलन चाहे वो महात्मा गांधी ने किए होंगे, वो सफल नहीं हो पाए। उनको या तो वापस लेना पड़ा या वो असफल हो गए, किसी परिणति या नतीजे पर नहीं पहुंचे। वो जब बिजुलिया के किसान गए थे महात्मा गांधी के साथ मिलने, विजय सिंह प्रतीक के साथ, उन्होंने कहा मैं आपको क्या बताऊंगा, आपने तो हमें रास्ता बताया कृषक आंदोलन कैसे होते हैं। लेकिन उसकी नींव कहां से पड़ती है? राजस्थान केसरी से पड़ती है। राजस्थान केसरी मैं राजस्थान राज्य बीकानेर से उसकी प्रतियां लेकर के आया। उसमें एक झील पर एक शेर खड़ा है और कमल उस झील के अंदर उगे हुए हैं, उसके अंदर हाथी है, वो उसका फ्रंट पेज था। और उसमें 2-3 अलग अलग पेज होते थे। एक पेज में देश की खबरें छपती थी, एक पेज में राज्यों की खबरें छपती थी, महिलाओं के लिए एक पेज था, असहयोग आंदोलन के लिए एक पेज था, क्रांतिकारी गतिविधियों किसान आंदोलन के लिए एक पेज था। राजस्थान केसरी ने खूब लिखा अंग्रेजों के खिलाफ, खुल कर लिखा। देशी राज्यों का फूल खाता तो उनका एक परमानेंट एक कॉलम चला करता था। बारट साहब संपादक की भूमिका में उसके साथ जुड़े। उसके बाद एक त्रैमासिक पत्रिका थी चारण, गुजरात से छपती थी, उसमें भी उन्होंने खूब लिखा। और यहाँ से उनका एक पत्रकारी व्यक्तित्व शुरू होता है। और आज चूंकि मैं खुद उस जनरेशन से आता हूँ, तो मैंने मेरे रिसर्च में एस्टेब्लिश किया है कि आज की पत्रकार पीढ़ी के सबसे महान पूर्वज थे केसी सिंह जी बारट साहब, जिन्होंने राजस्थान में आधुनिक और जनपरक पत्रकारिता की उस राजस्थान केसरी के साथ नींव डाली थी। बहरहाल संघर्ष उनका लगातार चलता रहा। राजस्थान केसरी के बाद भी वो लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे रहे और उनका प्रयास यही रहा कि किसी तरह से देश की आज़ादी का कोई रास्ता निकाला जाए। वो राजा महाराजा, उनका खूब संपर्क था, खूब राजा महाराजा उनके मित्र थे, खूब क्रांतिकारी उनके मित्र थे। लेकिन इस दरमियान उनका पत्र संपर्क जो था वो लगातार क्रांतिकारियों से होता रहा। और उन पत्रों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पत्रों में उनकी पत्रकारिता है, पत्रों में जो उनका सामाजिक दर्शन है, उस पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। कुछ पत्र उनके उद्धरण में आपको सुनाता हूँ। वो अपनी बेटी को लिखते हैं, जेल में थे वो, बेटी को लिखते हैं, ग्रस्त जीवन के सूत्र देते हैं। सच्चा सुख संप में है, संपदा में नहीं। मैं कहता हूं अगर ये एक लाइन कोई आदमी अपने ग्रस्त जीवन में अगर अडॉप्ट कर ले तो भाइयों के झगड़े खत्म हो जाए। सच्चा सुख संप में है, संपदा में नहीं। अगर किसी से स्नेह चाहते हो तो उसे हृदय छिपाकर मत रखो। इसी तरह से उन्होंने अपने पुत्र रणजीत सिंह को एक पत्र लिखा, चरित्र ही धन है, अपने चरित्र को बलवान बनाओ। चरित्र ही उत्तम धन है, चरित्र से उत्तम कुछ भी नहीं। एक और पत्र में वो लिखते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने के साथ जो कर्तव्य अविच्छिन्न रूप से आपके साथ बंध जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, इस धरती का जो ऋण उसके माथे पर आ जाता है, उस ऋण से मुक्त होने में ही असली कल्याण है जीवन का। उन्होंने अपने पुत्री को लिखा कि तुम ये जानकर खुश होगी कि भारत में आधुनिक चेतना का जो आगाज है वो हमारे परिवार की आहुति के साथ हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो उन्होंने अपने पूरे कुटुंब को बांध कर रखा, उनको प्रेरित किया, क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। पत्रों में जो उनकी पत्रकारिता है उसका एक अलग ही कलेवर है। कभी आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोटा के गौरीलाल गुप्ता ने उन पर खूब लिखा है। मधुरलाल शर्मा डी.लिट ने केसी सिंह जी बारट का पांडित्य शीर्षक से जो लिखा है उसको आप पढ़िए आप। खैर, इस दरमियान उनका क्रांतिकरण लगातार जारी रहा। और उनसे अगला जो फेज है उनका, क्योंकि कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया, परिवार की जो स्थितियां थी वो थी। अब धैर्य, संयम, धीरता और गंभीरता, इसका एक और उदाहरण आपको सुनाना चाहता हूँ। हजारीबाग जेल से वो बाहर आए, कोटा स्टेशन पर उनको एक क्रांतिकारी गुरुदत्त रिसीव करने आए। गुरुदत्त बाद में आत्मानंद हो गए थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो चलते चलते उन्होंने कहा कि आपको कब खबर लगी प्रताप की हत्या की? तो कुछ नहीं बोले। प्रताप उनके पुत्र, जिनको बरेली जेल में अंग्रेजों ने यातनाएं दे के मार डाला था। कहा बारट साहब कब पता चला कि प्रताप नहीं रहे? अभी आपसे ही पता चला। मतलब इकलौता पुत्र, प्रताप जैसा पुत्र। राव गोपाल सिंह खरवा ने प्रताप सिंह के बारे में लिखा है कि 100 रंगड़ बना करके एक प्रताप बनाया भगवान ने। रंगड़ यानी वीर क्षत्रिय। भगवान ने 100 रंगड़ मांगे और फिर एक प्रताप बनाया। रामनारायण चौधरी, जो कि दैनिक नवज्योति के संस्थापक थे, एक बड़े क्रांतिकारी थे, वो अपने जीवन में लिखते हैं कि मैं मेरे जीवन में 2 व्यक्तियों से सर्वाधिक प्रभावित हूं, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा वीर प्रताप। मैंने उस जैसा युवक नहीं देखा। एक बार वो 3 दिन 3 रात तक लगातार अपना काम करता रहा, फिर सोया तो 2 दिन तक उठा ही नहीं। मैं मेरे जीवन में या तो महात्मा गांधी से प्रभावित हूं या फिर वीर प्रताप से प्रभावित हूं। वो सारा किस्सा आपको पता ही है। जब
बरेली जेल में उनको यातनाएं दी जा रही थी, उनको प्रलोभन दिया गया कि तेरे काका पर गिरफ्तारी का वारंट है, तेरा बाप जेल में है, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। माणिक्य और अपने घर का दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि प्रताप कभी भी आ सकता है, गेट बंद रखोगे तो हो सकता है वापस चला जाएगा। हालांकि वो कभी वापस लौट के नहीं आए, वो 2 रुपए जो धोती के लिए मांग के गए थे। तो ये सुप्रीम ऑफ द सेक्रीफाइस है, बलिदान की सर्वोत्कृष्टता है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे आपको। राजबिहारी बोस लिखते हैं कि केवल एक भारत परिवार है पूरे भारत के आजादी के इतिहास में जिसने स्वयं अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने जामातों को आजादी की लड़ाई के लिए छोड़। प्रताप को कहा कि इन तेरे काका के गिरफ्तारी वारंट खारिज कर देंगे, तेरे बाप को छोड़ देंगे, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, तुझे घर भेज देंगे, कुछ मत कर, क्रांतिकारियों का पता बता दे। ये जो तुम काम करते हो, वर्धमान जैन विद्यालय में करते हो, इंदौर में करते हो, जयपुर में करते हो, ये सब कैसे क्या होता है, उसका एड्रेस बता दे, पूरी लिस्ट दे दे। उसने कहा 1 दिन का समय दो। दूसरे दिन कहा कि बहुत सोचा है लेकिन आपको लिस्ट नहीं दूंगा। अरे तेरी माँ बहुत रो रही है, मेरी माँ रो रही है, अभी तो एक मेरी माँ ही रो रही है, ये मैंने आपको पता बता दिया ना, तो जाने कितनी माएँ रोई। उसके बाद जो उन पर अन्याय किए ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि चाकू से उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, उसमें मिर्ची डाल दी गई, उनके प्लग से उनके नाखून काटे गए, गुदाद्वारों में पता नहीं क्या क्या डाला गया, उनको इतनी यातनाएं दी कि उनकी डेथ के बाद अंग्रेज उस डेड बॉडी को हैंड ओवर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बरेली के लोगों को पता चल गया, उन्होंने जेल घेर ली। फिर बरेली जेल में ही हिंदू होने के बावजूद उनको दफना दिया। और ऐसे बेटे के बलिदान का जब खबर मिलती है केसरी सिंह बारड को, तो धैर्य के साथ कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं, तभी आपने बताया। तो उस सैक्रिफाइस को जब हम पढ़ते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और पढ़ते ही रह जाते हैं। जोरावर सिंह बारड ऐसे बहुत कम क्रांतिकारी हुए हैं जो जिनको अंग्रेजों की, मैंने अभी अंग्रेजों की सीआईडी की आपके सामने 2 बार तारीफ की है, वो सीआईडी नहीं पकड़ पाई। लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने की पूरी योजना बनी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा थोड़े ठिंगने थे, थोड़ा उनका बदन गठीला था। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका निशाना अचूक हो। लॉर्ड हॉर्डिंग चांदनी चौक में हाथी पर औहदे पर सवार होकर के अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। बलरामपुर का जमींदार था महावीर सिंह, वो चांदी का छत्र लेकर के पीछे बैठा था। बुर्का पहन के प्रताप सिंह और जोरावर सिंह दोनों काका भतीजे चले गए वहाँ चांदनी चौक, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के ऊपर छत पे जाके बैठ गए। बहुत सारी औरतें वहाँ, बुर्का मुस्लिम मोहल्ला था, वो बैठी थी, सब यात्रा देख रहे थे, शोभा यात्रा देख रहे थे हॉर्डिंग्स की। वो जब उन्होंने बम फेंका जोरावर सिंह जी ने, तब उनका हाथ किसी औरत से टकरा गया, नहीं तो वो हॉर्डिंग्स ही मरता। वो बम जाकर के उस महावीर सिंह पे गिरा जो पीछे छतर लेके बैठा था, वो मर गया, हॉर्डिंग्स बेहोश हो गया। अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी घटना थी। इससे बड़ा चैलेंज या तो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, या फिर ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर चांदनी चौक में बम फेंका था। ऐसी तीसरी घटना ही नहीं हुई भारत की आजादी के इतिहास में। लाखों के इनाम अंग्रेजों ने डिक्लेयर किए, सारी ताकत लगा दी, पूरी फोर्स लगा दी, किसी तरह से जोरावर सिंह को पकड़ो। बम फेंकने के 25 साल बाद भी जोरावर सिंह बारड अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। मालवा चले गए, जंगल में मरे, पत्ते खा करके जिए। एक बार पांव खराब हो गया तो ऐसा कहते हैं घसीट घसीट के चले, लेकिन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। परिवार से भी 2-3 दफा मिलने आए, बैरागी का वेश धारण कर लिया था उन्होंने। फिर समय के साथ राजस्थान में, भारत में लोकप्रिय सरकारों का गठन हुआ 1937-39 तक आते आते। तो पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से उनका गिरफ्तारी वारंट खारिज हुआ। जिस दिन खारिज होने की खबर अखबार में छपी, उसी दिन जोरावर सिंह जी का निधन हो गया। तो ऐसे परिवार के मुखिया थे केसरी सिंह जी बारड। उनके धैर्य और संयम की ये पराकाष्ठा थी कि जब वो बाहर आते हैं जेल से, गुरुदत्त पूछते हैं कि प्रताप की मृत्यु का समाचार कब मिला, तो कहते हैं अभी आपसे ही पता चला, लेकिन आंख में आंसू नहीं, भारत माता का लाल था, उस बलिविधि को कुर्बान हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो कर्तव्य है जो ये भूमि में जन्म होने के साथ आप पर बन जाता है। अब बताइए, सिर्फ अगर इस बात को ही हम अगर ग्रहण कर लें तो जो भारत के बारे में कहा जाता है, तब भी कहा जाता था, अब भी कहा जाता है कि भौगोलिक प्रदेश है, कोई राष्ट्र है ही नहीं, या राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र का विचार ही नहीं। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो राष्ट्र है, राष्ट्र ऐसे बनते हैं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। लेकिन अगर बारड साहब के उस विचार दर्शन को हम उठा लें, इस धरती में जन्मे हैं, तो जिस दिन जन्म लिया है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, वो एक ड्यूटी उसके साथ बन जाती है। वो ऋण है, जिस तरह से पितृ ऋण होता है, ये ऋण है इस भारत भूमि का। उस ऋण से उऋण होने में ही असली मुक्ति और असली कल्याण है। फिर बाद में उन्होंने बहुत साहित्य लिखा। मैंने आपको चेतावनी रचुमटिया बताई, कुसुमांजलि बताई, अश्वघोष चरित्र का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, महाभारत का नीति पाठ लिखा। उन्होंने स्टेट्स की जो आर्मी होती थी उसके लिए सैन्य गान लिखा, बहुत सुंदर सैन्य गान था वो। और उनकी साहित्यिक आप हाइट देखिए, उनका जो साहित्य पर उनकी जो पकड़ थी। बंगाली में उन्होंने कविता लिखी और लिख करके अपने बंगाली साहित्यकारों को भेजी। उसको जब बंगाली साहित्यकारों ने पढ़ा, उन्होंने कहा ये तो कोई बहुत बड़ा बंगाली साहित्यकार है। तो कहा नहीं साहब, ये तो बंगाली साहित्यकार नहीं है, ये तो टिंगल पिंगल
लिखने वाले हैं केसी सिंह जी बारट है, कोटा वाले क्रांतिकारी, ये नाम था उनका, कोटा वाले क्रांतिकारी। ये अलग बात है कि कोटा में उनका स्टेचू और ये गार्डन किस तरह से, बाहर नाम कोई और है, अंदर मूर्ति कोई और है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवित होते तो सबसे ज्यादा दुख उनको होता इन सबको देख करके। खैर ये आज का विषय नहीं, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो उनका जो साहित्यिक पक्ष था वो तब प्रबल होता गया, लेकिन समय के साथ फिर सब कुछ देश में गांधीवाद की तरफ अग्रसर होता गया। गांधी भारत की राजनीति में छा गए और गांधी दर्शन, गांधी की आज़ादी को हासिल करने का तरीका, उनका असहयोग, उनका अहिंसा, उनके और जो विचार दर्शन थे, देश उसी के पीछे हो गया। जो उग्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधारा, उग्र जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, वो समय के साथ के सारे संपर्क खत्म हो गए। लेकिन आप अगर बारट साहब के विचार दर्शन में से 2-3 चीजें उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई है। उन्होंने एक राष्ट्र धर्म पर एक 4 लाइनें लिखी है, मैं आपको सुनाता हूं। प्रधान मानवीय सत्व है स्वतंत्रता आहा, वरेण्य धर्म कर्म मर्म मंत्र ही यहीं रहा, महान प्राण प्राण वारी के तुम्हें ही खोजते, नमामि विश्व वंदनीय अंत मां स्वतंत्रते। स्वतंत्रता का अपनी कुलदेवी के रूप में आह्वान किया। ये वैसा ही है जैसा तिलक ने लिखा था। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके अलावा अगर इस तरह की बात कोई लिख पाया तो वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष ही हो सकता है। वो महापुरुष केसी सिंह बारट थे। स्वतंत्रता का कुलदेवी के रूप में उन्होंने आह्वान किया। स्वयं अपने पर कभी कुछ नहीं लिखा। बहुत आग्रह पर, जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनसे बहुत ज्यादा आग्रह किया गया तो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। मैं वो पंक्तियां भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से जो ब्रिटिश कूटनीति थी उसका पर्दाफाश किया। 4 लाइन आपको सुनाता हूं। श्वेत टकसाल गवर्नमेंट है अदृश्य बला। उन्होंने कहा ये सफेद दीमक है, ये जो अंग्रेज है ना, ये सफेद दीमक है। ये दीमक जिसमें लग जाता है ना, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो लोहा हो, उसको खा जाता है। श्वेत टकसाल, ये टकसाल खजाना जहाँ सिक्के डाले जाते हैं सोने चांदी के। श्वेत टकसाल गवर्नमेंट है अदृश्य बला, असली स्वरूप या को सर्वजन जाने ना, जाही घर घुसे ताही कर शमशान रूप, बुद्धि को बिगाड़े नंगे नाच के लजाने ना। उन्होंने कहा ये सफेद दिमाग को इस देश से बाहर निकालो। तो इस तरह से जो ब्रिटिश कूटनीति थी उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। ब्रिटिश बहुत भले और सज्जन आदमी बनते थे, कहते थे हम तो भारत का वेलफेयर कर रहे हैं, यहाँ डाक स्थापित की है, रेल स्थापित की है, संचार प्रणाली स्थापित की है, हमने पूरा सिस्टम शासन प्रशासन बनाया है, भारत अराजक देश था। उन्होंने उस कूटनीति का पर्दाफाश किया, आम आदमी को बताया कि अंग्रेज क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब आप देखिए कि बारट साहब बुजुर्ग हो गए, क्रांति सृष्टा, क्रांति दर्शा, क्रांति कर्म करते करते, जेल की यात्रा करते करते, उनकी जेल यात्रा के बारे में कहा जाता है जो महात्मा गांधी ने लिखा है कि मुझे तेज बहादुर शप्रू ने बताया। एक महात्मा गांधी का भी पत्र व्यवहार है बारट साहब के साथ। तो महात्मा गांधी लिखते हैं कि बारट जी के उत्कृष्ट जेल जीवन की चर्चा मुझसे तेज बहादुर शप्रू जी ने की है। और लिखा गया है कि बारट साहब की जेल यात्रा अरण्य से भी ऋषि की तपस्या के समान थी। जिस तरह से जंगल में कोई ऋषि तपस्या करता है उस तरह से उनका जेल का जीवन रहा। तो इन सब अलग अलग जिंदगी के फेजेस से गुजरते हुए, भारत माँ की आजादी का सपना देखते हुए, शिक्षा सामाजिक सुधार का सपना देखते हुए, देखिए आप नारी शिक्षा के बारे में उनके विचार सुनिए। आप वो एक स्थान पर लिखते हैं कि सती और वीर नारी अपने धर्म की रक्षा स्वयं कर सकती है। अपनी लज्जा जो अबला किसी दूसरों के हाथ में रखती है वो धोखा खाती है। सिंगनी को सिंह के पहरे की आवश्यकता नहीं। श्रृंगाल सिंह के सामने, सिंगनी के सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो विधवा विवाह के पक्षधर थे, वो पर्दा प्रथा के खिलाफ थे, वो शराबबंदी के समर्थक थे, वो बेगारी के विरोधी थे। राजाओं के बारे में उन्होंने लिखा। उनको पूछा गया कि आप तो राजाओं के दरबार में रहे हैं, अब आप कहते हैं कि लोकतंत्र आ जाएगा, राजाओं का राज खत्म होगा, तो राजाओं का क्या होगा? वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये राजा अगर समय के साथ परिवर्तित होकर के प्रजा का मन जीत करके अगर नेता बनकर के उनकी सेवा करेंगे तो प्रजा उनको आंखों पर, सर आंखों पर बिठाएगी, पलकों पर बिठाएगी। लेकिन अगर प्रजा को अधिकार देने में देरी की तो इन नरेशों के पास केवल पश्चातापमय स्मृति ही शेष रह जाएगी। मैं ये मानता हूं कि जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का तो बारट साहब के विचारों का बहुत बड़ा उसमें असर का प्रभाव का उसमें योगदान था कि तुरंत जो स्टेट्स थे उन्होंने उस एकीकरण में अपना योगदान दिया। कोटा उसमें प्रमुख था और उसमें कोटा के जो दरबार थे उनका बहुत असर था बारट साहब के विचारों का उनका। अब मैं कंपाइल करता हूँ मेरी बात को, बहुत समय ले लिया मैंने आपका। उनके बारे में विचार सुनाता हूँ आपको 3-4 लोगों के। कनक मेहता
कनक मेहता कहते हैं कि उनका जो प्रथम दर्शन था वो ऋषि दर्शन का आभास कराता था। गुजराती के लेखक थे रमणीक मेहता, वो लिखते हैं कि केसरी सिंह जी बारठ का त्याग भगवान बुद्ध के जैसा था। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि उनका स्मरण ही नाड़ियों में स्फूर्ति लाने के लिए काफी है। रामनारायण चौधरी लिखते हैं कि केसरी सिंह जी बारठ कवि नहीं थे, कवि से कुछ ऊंचे थे। उनका काव्य यौवन की अटखेलियां नहीं सुनाता, वो तो हर कदम पर गुलामी से मुक्ति के गीत गाता है। कविता तो केवल उनके अंदर की जो आग थी उसको बाहर फेंकने का साधन मात्र थी, वो कवि से कहीं ऊंचे थे। और आखिर में रामधारी सिंह दिनकर जो कहते हैं कि उनकी विचारों और घटनाओं को सामने लाना, उनके साहित्य और उनकी रचनाओं को सामने लाना उनका सबसे सच्चा श्राद्ध है। लेकिन आखिर में गुलाना, बीकानेर के देवीदान लिखते हैं कि राजस्थान केसरी को कार्य के लिए क्षेत्र अच्छा नहीं मिला। इथोपिया और अफ्रीकी देशों में जब यूरोपीय देशों ने जुर्म ढाए थे तो बारठ साहब ने उसके खिलाफ भी लिखा था। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये बात उन्होंने तब कह दी थी 1910-20 में। वो दुनिया को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां पर किसी पर भी जुल्म और अन्याय नहीं हो। तो उनका जो विचार दर्शन है उसमें बहुत उदारता है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, जब कई बार ये उल्हाना दिया गया कि जिस तरह का आपका काम है आपको उस तरह की प्रशस्ति नहीं मिलती है, उस तरह का सहयोग नहीं मिलता है, आपके विचार और काम इतने बड़े होते हैं, आप हाथ में लेते हो, लेकिन इस तरह से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने लिखा है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। वो माणिक की शिला पर मसाला घिसने चाहते हैं, उसकी स्निग्धता से झुंझलाकर उसे टंचवाना चाहते हैं। पहचान नहीं हो पाना ही तो उच्च आत्माओं का लक्षण है। अगर आपको पहचान नहीं मिल पा रही है तो इसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपकी उच्चता का लक्षण है कि ये तो मूढ़ संसार है, ये तो मूर्खों से भरा पड़ा है। तो अब आखिर में बहुत आग्रह पर उन्होंने अपने बारे में जो लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये आप आत्मकथा मान सकते हो केसरी सिंह जी बारठ साहब, उन्होंने खुद के बारे में क्या लिखा। साम्राज्य शक्ति शत्रु वहीं, सर्वस्व था सो कट गया, प्रिय पुत्र वीर प्रताप सा वेदी बलि पर चढ़ गया, भ्रात चुरावर हुआ प्यारा और नौछावर पथ वहीं, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गई। वो 60s को पार कर चुके थे, इसके बाद 70s में आ गए थे, उनके जीवन के अंतिम दिन थे। साम्राज्य मेरा शत्रु है, सब कुछ खत्म हो गया, भाई पुत्र। साम्राज्य शक्ति शत्रु वहीं, सर्वस्व था सो कट गया, प्रिय पुत्र वीर प्रताप सा वेदी बलि पर चढ़ गया, भ्रात जोरावर हुआ प्यारा और नौछावर पथ वहीं, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गई। अब आप देखिए नारी सम्मान का सुप्रीम हाइट देखिए अब उसकी। घाव दुख के सह लिए कुछ धीर हूं अभिमान था, किंतु सच आधार में प्राणेश्वरी का प्राण था, उस एक मणि बिन हो गई अंधार में सारी मही, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गई। उन्होंने कहा मुझे गलतफहमी थी कि मैं बहुत धैर्यवान आदमी हूं, लेकिन जो माणिक कंवर थी मेरी पत्नी थी, उसका प्राणेश्वरी का प्राण था, इसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। घाव दुख के सह लिए कुछ धीर हूं अभिमान था, किंतु सच आधार में प्राणेश्वरी का प्राण था, उस एक मणि बिन हो गई अंधार में सारी मही, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गई। स्वार्थी सहोदर ने भरी कारी करे जे चुटकिया, भयभीत बांधव मित्रगण ने भी चुराई अखियां, काल कोठरी विषम कारागार की साक्षी रही, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गई। और आखिर में वो क्या लिखते हैं, अजहौन मेरी जननी का दासत्व बंधन कट चुका, मात्र क्रंदन मांगना आहुतियों का नहीं रुका, बोटियां तन की उड़े अभिलाषा आप भी है यहीं, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गई। प्रणाम।